हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका एक नया टॉपिक अनुगमन वेग, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन जो नामी थ्योरम है ओम का नियम, वो भी धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर जो है ओम के नियम की उत्पत्ति एग्जाम में पूछा जाता है। तो धारा तो जान ही रहे हो क्या होता है, और अनुगमन वेग क्या है ये जानिए पहले। उसके बाद धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, उसके बाद तब ओम के नियम पर हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की मेन एक तरीके से कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है, नामी थ्योरम है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये सेशन बेटा आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को आप शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप सेशन को बीच में स्किप करोगे तो चीजें जो है आपके समझ में थोड़ी कम आएंगी, जिससे जो है आगे चलकर आपको समस्या होगी, ठीक है। तो आगे चलकर समस्या ना हो इसलिए आप लोग सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जहां चीजें ना समझ में आए आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अनुगमन वेग की। तो अनुगमन वेग की बात अगर करें हम, तो अनुगमन वेग में एक चीज बेटा आप लोगों ने ये देखा होगा, अभी कल ही हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, कि किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई एक पदार्थ ले लिया, ठीक, हर एक पदार्थ में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मान लो ये हमने एक पदार्थ ले लिया, अब हर एक पदार्थ में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडमली इधर उधर अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है। ये कैसे गति करते हैं? अनियमित रूप से रैंडमली जो है गति करते हैं, ठीक है। और जिसको भी ये चीज ना क्लियर हुआ हो, ठीक है, तो ये सेशन खत्म होने के बाद कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें मैंने बताया था। जैसे मान लो किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर हम किसी भी पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ जो है छोटे छोटे किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? छोटे छोटे परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है, ठीक है, जिस पर प्लस आवेश होता है। नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के द्वारा आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। लेकिन जो इसके हर एक परमाणु का, ठीक है, हर एक परमाणु में जो नाभिक का एकदम आउटर मोस्ट कक्षा होता है, जिसमें जो है आउटर मोस्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के साथ आकर्षण बल काफी जो है कमजोर होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं? ये जो है कक्षा को छोड़ देते हैं। तो जब ये कक्षा को छोड़ेंगे तो फ्री हो जाएंगे घूम, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। ये फ्री हो जाएंगे और पदार्थ में क्या होते हैं? फ्री होके अनियमित रूप से इधर उधर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी पदार्थ की, तो पदार्थ में क्या होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या हमारे? ये हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनियमित रूप से कोई इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, इनको मतलब कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब बिना किसी डायरेक्शन के आपस में गति करेंगे तो आपस में ये क्या करेंगे? टक्कर भी करेंगे। आपस में क्या करेंगे? टक्कर भी करेंगे। आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। और किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो समय लगता है, यानी इन दोनों का आपस में जब टक्कर होता है, उस टक्कर में जो समय लगता है, टक्कर में लगे समय, ठीक है, टक्कर में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होता है, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में जो समय लगता है, उस समय को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। और
इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में जो दूरी ट्रेवल होती है, जो दूरी तय कर होती है, जैसे मान लो सामने कोई खड़ा है, इधर हम खड़े हैं, तो अगर हम दोनों चलेंगे तभी ना, वो उधर से चलेंगे हम इधर से, तभी ना टक्कर होगा। तो वो उधर से चले, इधर से हम चले, तो हम दोनों ने कितनी दूरी तय की, इस दूरी को क्या कहते हैं, मुक्ति पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्ति पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्ति पथ कहते हैं या मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, मुक्ति या मुक्त, ठीक, मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई इलेक्ट्रॉनों के बारे में, इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए, अगर इतनी चीज क्लियर हुई तो अब एक चीज यहां पे और देखो, अगर अब हम क्या करें, इसी पदार्थ में क्या करें, इसी पदार्थ के सिरों के बीच क्या लगा दें, विभवांतर लगा दें। क्या लगा दें, विभवांतर लगा दें, यानी कि एक बैटरी लगा दें। तब क्या होता है, तब इस पदार्थ के, ठीक है, बाहर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस पदार्थ के बाहर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, त्वरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं, यानी कि एक्सेलरेट हो जाते हैं। और जब एक्सेलरेट हो जाते हैं तो ये सभी रैंडम गति ना करके एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आपका कोई एक बड़ा सा खेत है, फील्ड है ये आपका, ठीक है, ये मान लो आपका कोई एक बड़ा सा फील्ड है या कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें आपका घास है या कुछ भी है। अब इसके अंदर आपने भेड़ों को चरते हुए देखा है, देखा ही होगा, आसपास भेड़ों को चरते हुए देखा ना। भेड़ को जो चराने वाला होता है, जिसे हम चरवाह कहते हैं, अगर वो चरवाह कहीं चुपचाप बैठा है, भेड़ों के आसपास नहीं है, तो ये भेड़ें क्या होती हैं, कोई इधर जा रही, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, लेकिन ये सब इधर उधर जाके कहाँ, उसी खेत के इर्द गिर्द ही रहती हैं, खेत से बाहर बहुत कम ही जाती हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, खेत के अंदर इधर उधर क्या होते हैं, इधर धक्का मुक्की करते हुए क्या हो, चरते रहते हैं। ठीक है, धक्का मुक्की करते हुए चरते रहते हैं ना। तो ठीक वैसे ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अनियमित रूप से क्या होते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। और आपस में जब ये टकराते हैं तो टकराने के कारण इनकी जो गति है वो गति नहीं बदलती बल्कि दिशा बदल जाती। जैसे एक्वेरियम में आपने जार देखा होगा, या इसी की हम बात कर रहे हैं, भेड़ की बात ले लो। तो जब भेड़ आपस में टकराते हैं तो क्या वो रुक जाते हैं, नहीं रुकते हैं। दो भेड़ आपस में टकराए तो वो उधर चली गई, वो उधर चली गई, ठीक है, वो उधर चली गई, वो उधर चली गई। टकराने से सिर्फ इनकी क्या हो जाती है, दिशा बदल जाती है। क्या होती है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो वही चीज है, इसकी दिशा बदल जाती है। लेकिन जब वही चरवाह यहां आ जाता है, जब यही चरवाह आकर भेड़ों को कंट्रोल करता है, तो भेड़ें क्या होती हैं, एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में क्या होती हैं, भागने लगती हैं, एक दिशा में गति करने लगती हैं। तो वही यहां भी वही चीज, वही फंडा अप्लाई हो रहा है कि अगर हम इस पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इसके अंदर जो अनियमित रूप से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे वो अनियमित रूप से गति ना करके एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में अल्प वेग, एक निश्चित दिशा में अल्प वेग, ठीक है, यानी लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की चाल से क्या होती हैं, चलने लगती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, परिभाषा समझ, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, पहले जो समझा रहे हैं वो चीज समझ में आ गई ना, बोलो समझ में आ गई। फिर से देखो, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जल्दी से, ध्यान से देखो। किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो हर एक पदार्थ में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, ठीक। तो दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। और टक्कर होने में, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर होने में जो दूरी तय होती है उसे हम मुक्त पथ कहते हैं। ठीक, क्लियर इतनी बात। लेकिन जब हम पदार्थ के सिरों के बीच, या मान लो ये पदार्थ या चालक कुछ भी कह सकते हो, जब हम इसे पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो इसके सिरों में क्या होता है, इसके चारों ओर, यानी इस पदार्थ के चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है।
और वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण पदार्थ के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किधर, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अल्पनियत लघु वेग, अल्पनियत लघु वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात समझ में आ गई। चलो इसको नोट कर लेते हैं। चलो नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो अनियमित रूप से, जो अनियमित रूप से चालक के अंदर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, टक्कर की वजह से, टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉनों की दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, परंतु चाल नहीं, परंतु चाल नहीं। ठीक है, क्लियर। तो दो कर्मागत, किन्हीं दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच, किन्हीं दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर या टकराने में, किन्हीं दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टाउ से। ठीक है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, श्रांति काल की। ठीक है, अब यहीं लगे हाथ ये भी लिख लो। तो दो कर्मागत टक्करों के बीच, ठीक है, दो कर्मागत टक्कर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, मुक्ति पथ कहते हैं। ठीक है, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। मुक्त पथ क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती। ठीक है, और इसके साथ साथ इस हेडिंग को चाहे तो आप क्या करो, श्रांति काल के नाम से कर लो। ठीक है, क्योंकि अनुगमन वेग की तो अभी बात हो ही नहीं रही। ठीक है, इसे आप श्रांति काल कह लो, श्रांति काल ज्यादा सही रहेगा। ठीक है,
ये इतनी बात समझ में होगी। चलिए अब आगे अब बात करें अनुगमन वेग की। अभी अभी आपने देखा कि चालक के सिरों के बीच जब हम क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, चालक के सिरों के बीच क्या लगाया जाता है, जब हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने का मतलब क्या होता है, विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो एक अल्प लघु नियत वेग से एक दिशा में क्या होते हैं, चलने लगते हैं। और इसी अल्प लघु नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यही परिभाषा लिखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक लघु नियत वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लघु नियत वेग से एक दिशा में, एक दिशा का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है, दिशा में गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी लघु नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, या अपवाह वेग कहते हैं, या अपवाह, ठीक है, या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, किससे, Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया ना। तो क्रांतिकाल क्या है, मुक्त पथ क्या है, ठीक है, और इसके साथ साथ अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना यहां तक। चलिए, अगर ये सारी चीजें, इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो अब हेडिंग लगाइए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, ठीक है। चलिए, इसको जानने से पहले आपके बहुत ही काम और फायदे की बात, देखो बेटा, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से बहुत सारे बच्चे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरीके से आप भी बच्चों एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए, यानी कि मात्र 1499 रुपए जिसकी प्राइस है। और देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम मतलब बहुत नाम की फीस है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है, 1499 बहुत नॉर्मल फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैच के अंदर आपको मिलता है
लाइव क्लास, साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग क्लास भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, पिछले यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, हर संडे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलेगी। और अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हुए जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध की। तो हेडिंग हो गया था ना, जैसे देखो माना ये कोई आपका चालक तार है, ठीक है, मान लिया हमने कि ये कोई चालक है, इस चालक को कोई नाम दे देते हैं, क्या है, पी क्यू। माना कोई चालक पी क्यू है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है। इस चालक तार की लंबाई कितनी बेटा, एल है। इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है। अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ ना कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, जब हम इस चालक तार के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, यानी कि बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है, तो ये जो इसके अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, विभवांतर लगाने की वजह से इस चालक तार के सिरों के बीच क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक, जिसकी दिशा क्या होती है, चालक तार में प्लस से माइनस की ओर होती है। इस वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस चालक के अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर है तो ये इस दिशा में अल्प लघु नियत वेग से क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना, धारा यानी कि I और VD में संबंध निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे निकाला जाता है। तो दो वर्ड लिखो, माना कोई चालक PQ है, PQ जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है। ठीक है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा इसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा सिरों के बीच बैटरी लगाने से तथा सिरों के बीच विभवांतर लगाने से चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लगाने से चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, देखो वैद्युत क्षेत्र, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है, चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर क्या हो जाएगा, V/L। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आई बात समझ में। अगर किसी भी चालक के सिरों के बीच हम B विभवांतर लगा रहे हैं और उस चालक की लंबाई अगर L है तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E बराबर V/L। कितना हो जाएगा, E बराबर V/L। ये हो जाएगा बेटा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, अच्छा
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो वैद्युत क्षेत्र सिरों के बीच स्थापित हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग vd से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण E के कारण इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं, क्षेत्र के विपरीत गति करने लगते हैं। ठीक है, क्षेत्र के विपरीत क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो कैसे गति करने लगते हैं, अभी भी अनुगमन वेग में सारी चीजें बताई गई ना, कि सिरों के बीच जब विभवांतर लगाते हैं तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लघु वेग से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। उसी लघु वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मान लो, माना टी समय में इस परिच्छेद से गुजरने वाला कुल कितना आवेश है, Q। मान लिया टी समय में इस चालक AB के परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश कितना है, Q है। ठीक है, माना टी समय में परिच्छेद से Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, Q कूलाम आवेश गुजरता है या प्रवाहित होता है, तब परिच्छेद में बहने वाली धारा, परिच्छेद में बहने वाली धारा I बराबर Q अपान टी, समीकरण नंबर 2। I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान टी, समीकरण नंबर 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज देखो, इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग यानी कि अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है तो वो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, टी समय में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो टी समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी, टी समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणे समय, यानी कि Vd और गुणे टी, Vd गुणे टी। तो कितनी दूरी तय करेगा, Vd इंटू टी। कितनी दूरी तय करेगा, Vd इंटू टी। ठीक, आगे बात समझ में। देखिए सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना है, Vd है। अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग का मतलब क्या, एक तरीके से चाल ही है, यानी कि वेलोसिटी ही है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी टी समय बाद। ठीक है, टी समय बाद दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। समय कितना लग रहा है, टी, और चाल कितना है, Vd। तो दूरी निकल के आ गई कि यानी टी समय में ये जो इलेक्ट्रॉन है कितनी दूरी तय करेगा, तो इतनी दूरी तय करेगा। अब हम मान लेते हैं, माना इस चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। माना चालक PQ के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n है। ठीक, आई बात समझ में, स्मॉल n है। तो चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब
चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर कितनी हो जाएगी? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और गुणे चालक का आयतन। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, अगर इसके प्रति एकांक आयतन, ठीक है, जैसे मान लो इस चालक तार का जो आयतन है, इस चालक तार का जो आयतन है मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब। कितना है? 10 मीटर क्यूब है। कितना है? 10 मीटर क्यूब। ठीक, और इसके प्रति एकांक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में। कितने? 1 मीटर क्यूब में। प्रति एकांक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में। मान लीजिए अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो चालक के पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो चालक के पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब आप ये सोच के देखो, 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 10 गुणे 10, 10 दाम 100। ये निकला कैसे? चालक के पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकली? चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इसमें किससे गुणा किया गया? चालक के आयतन से। चालक के आयतन से। तो चालक का आयतन कितना? 10 मीटर क्यूब और एकांक आयतन में कितना है? 10। तो 10 10 कितना हो गया? 100। या अगर इसको 10 10 पड़ रहा है, इसको 5 मान लो। ठीक है, तो 5 दाम 50। तो एकांक में 5 और पूरा आयतन इतना। तो उसी प्रकार से अगर इस चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो इसके संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और गुणे संपूर्ण आयतन। तो संपूर्ण आयतन क्या बनेगा? चलो देखो, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? स्मॉल n गुणे संपूर्ण आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? a। ठीक, क्षेत्रफल क्या है? a। ऊंचाई क्या है? t समय में ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा है, यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो वेग है वो कितनी है? vd है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? दूरी बराबर 4 गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगी? 4 गुणे समय। तो यानी कि क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यही इसकी लंबाई बनेगी। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है यल, और यल किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी। और इलेक्ट्रॉन टी समय में कितनी दूरी तय कर रही है? vd इंटू टी। कितनी हो जाएगी ये? vd गुणे टी। vd गुणे टी। तो ये हो गया चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे बात समझ में बेटा। अब चालक में उपस्थित कुल आवेश क्या हो जाएगा? चालक में उपस्थित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू E। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर यानी कि कुल आवेश, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाली ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई, तो इस पर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर Ne। अब इसी में मान रख दो, कैपिटल N का मान N A VD इंटू VDT। ठीक है, और इंटू क्या है? E है, इंटू E। अब यही Q का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। Q का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 से I बराबर क्या है? Q बटे T, यानी Q में T से भाग किया गया है, तो ये रहा आपका Q। इसमें जब आप T से भाग करोगे तो T कट जाएगा, तो क्या बचेगा? N, और इधर E A VD क्या बचेगा? स्मॉल n E A और ये VD। यही क्या है? धारा तथा अनुगमन वेग में बेटा संबंध है। यही आपके धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है? संबंध है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ सभी को? यही क्या है? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ओके, चलिए निकल के आ गया ना धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, जरा उसको देखिए। अभी धारा घनत्व की परिभाषा कल हमने आपको बताया था, तो उसी परिभाषा से निकल के आएगा। आगे बढ़े, लेना स्क्रीनशॉट तो ले लो।
ये पूरा फुल प्रूफ है। एग्जाम में अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो इस तरीके से पूरा लिख कर आपको प्रूफ करना होगा, इस तरीके से आपको लिख कर पूरा प्रूफ करना होगा, फिर आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I अपान ए, I अपान ए। परंतु अभी अभी हमने प्रूफ किया है धारा व अनुगमन वेग में संबंध। क्या निकाला हमने? I बराबर NEA VD। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से I का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर इसका मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? J बराबर NEA VD और बटे A से ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमको? J इक्वल टू मिल गया NEVD। NEVD यही आपके धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यही क्या है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा सभी का? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब इस पर जो है हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध बताया गया है इससे रिलेटेड, यानी कि इस फार्मूले पर एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक, और इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके बाद जो है इसके आगे भी देखा जाए कि आगे क्या टॉपिक है। आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपकी अनुगमन वेग है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो नोट पॉइंट में करके लिख लो, नोट, अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती, यानी जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा उतने ज्यादा अनुगमन वेग होगा। ठीक है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या इसी को अपवाह वेग भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो VD है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? E के। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इन फार्मूलों पर कल, और अगर आप लोग हो सके तो इन सभी चीजों को फिर से एक बार क्या करिए, रिवाइज कर लीजिए और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलो एक बार हम खुद रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में अगर आपको संबंध निकालना है तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप करने हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई चालक PQ है। ठीक है, जिसके अनुप्रस्थ काट के प्रच्छेद का क्षेत्रफल
कैपिटल ए है और इस चालक तार की लंबाई एल है। ठीक, जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे तो इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और वो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर V अपान एल हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मान लेते हैं स्मॉल टी समय में इस चालक के परिच्छेद से गुजरने वाला जो आवेश है वो कितना है, Q है। यानी कि टी समय में टोटल यहां से लेकर यानी कि इस परिच्छेद से इस परिच्छेद तक, यानी जो परिच्छेद है इससे गुजरने वाला आवेश कितना, Q है। तब इस परिच्छेद से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q अपान टी, धारा की परिभाषा से ये चीज होगी। अब जो टी समय है, टी समय में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय टी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, यहां भी माना गया वीडी, कितना है, वीडी है। ठीक है, तो ये निकल के आ गई दूरी। ठीक, अब हमने मान लिया चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो पूरे आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणे चालक का पूरा आयतन। ठीक, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और चालक का पूरा आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो क्षेत्रफल आपका a है और ऊंचाई क्या बन जाएगी, इसकी पूरी लंबाई, और इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी, अगर t समय में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग और गुणे समय कितना है t, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है vd, तो दूरी निकल गई, कितनी हो जाएगी ये। ठीक है, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर लिया गया, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब जब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E। तो इसमें हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उठा के रख दिया। ठीक, और उसके बाद इस Q का मान उठा के आप इस समीकरण नंबर 2 में रख दो, जैसे आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, ओके, तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिए और इस पर हम लोग कल न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।